हाँ जी दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के बारे में। और आज से हम लोग अपना हिंदी व्याकरण शुरू कर रहे हैं, यानी आज हिंदी व्याकरण के ऊपर ये पहला क्लास है ना। एक मेरा वादा क्लास शुरू करने से पहले कि आप सबको हम कोई भी कटौती नहीं करेंगे, हर चीज़ अच्छे से डिटेल से पढ़ाएंगे। चाहे आप कोई भी क्लास में पढ़ रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, उन सब के लिए ये बेनिफिट होगा ये क्लास से, है ना। आप सबको जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर बनती है, वो सारा सवाल आप अच्छे से बना पाओगे। ठीक है, यकीनन मेरा ये प्रॉमिस है आप सबके साथ। एक प्रॉमिस हम आप सबसे चाहेंगे कि आप सब लोग, है ना, जब डिटेल से पढ़ाएंगे तो आप सबको शांति से मेरे साथ में बैठ के पढ़ना है। ठीक है, मेरे साथ में कॉपी निकाल लो, ठीक है, और रफ ही करो या फेयर करो, आपका मर्जी। ठीक है, ऐसा करो कि सिंपल अच्छे से नोट डाउन करते चलो, ठीक है, बढ़िया से, कि दोबारा भी नोट करने की जरूरत नहीं पड़े। मेरे साथ में आप लोग नोट करते चलोगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो आज से जो आप लोग हमारे साथ हिंदी व्याकरण के सफर स्टार्ट करोगे, हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपका पूरा सिलेबस बहुत टाइमली कंप्लीट करवा देंगे, हर चीज अच्छे से, और साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए आप सबको क्वेश्चंस की पीडीएफ भी देंगे। ठीक है, तो चलो आज से शुरुआत करें। सारे बच्चे, है ना, क्लास को एकदम से लाइक कर लीजिए, सारे के सारे लोग। ठीक है, और चलो शुरुआत करते हैं, है ना, इस सफर की शुरुआत करते हैं। जो सफर आप सबको बहुत ज्यादा कुछ सीखने को इससे मिलने वाली है। स्पेशली जो चीज के लिए आप बोल रहे थे कि भैया हिंदी व्याकरण शुरू कर दीजिए, आपको हम एक बात गारंटी बताते हैं कि पूरे यूट्यूब पे सबसे बेस्ट लेक्चर आपको मिलेगा, जिससे आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, ये वादा है। चाहे आप क्लास 10th में पढ़ते हो, क्लास 12 में पढ़ते हो, क्लास 9th में पढ़ते हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, डीएलएड, है ना, सेटेट, कुछ भी आप तैयारी कर रहे हो, है ना, सीयूईटी, उन सब के लिए ये काम करेगा क्लास। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और चीजों को बढ़िया तरीके से समझते हैं। ठीक है, एक एक करके। सबसे पहला व्याकरण का टॉपिक है वर्ण विचार, है ना, जिसमें हम लोग स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, है ना, व्यंजन वर्ण के प्रकार, स्वर वर्ण के प्रकार, है ना, इसी में आता है उच्चारण स्थान। जैसे बोल देगा क का उच्चारण स्थान क्या है, जैसे बोल देगा प का उच्चारण स्थान क्या है, वो सब आपको अच्छे से सिखलाएंगे इसमें। ठीक है, तो वर्ण विचार बहुत जरूरी एक टॉपिक है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज से शुरू करते हैं। बाबू सबसे पहले हम अगर बोले, आप में से कोई स्टूडेंट को पता है वर्ण किसे कहते हैं, है ना, वर्ण किसे कहते हैं? किसी भी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको इसका परिभाषा पता हो, है ना, कि बाबू वर्ण कहते किसको हैं? ठीक है, वर्ण की परिभाषा किसी को पता है? कोई भी स्टूडेंट को, है ना, किसी भी स्टूडेंट को वर्ण का परिभाषा पता है? देखो, वर्ण क्या होता है, सिंपल शब्द में अगर कहे तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, है ना, उसको कहते हैं वर्ण। तो इसका परिभाषा लिखो, है ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई, है ना, को वर्ण कहते हैं। ठीक है, यानी क्या हुआ इसका मतलब? ठीक है, यानी क्या हुआ इसका मतलब कोई भी भाषा अगर बनता है, जैसे आप सोचो हिंदी भाषा अपना बना, ठीक है, तो हिंदी भाषा, ठीक है, कैसे बना? ये जो हिंदी भाषा है, कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, कुछ लोग तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, है ना, तो ये सब जो है, जहां तक बात करें भाषा जो होती है, ये भाषा कैसे बना? तो ये सब भाषा धीरे धीरे करके ग्रो हुआ होगा, धीरे धीरे करके ये सब भाषा बना होगा। ठीक है, लोग बोलने लगे होंगे। तो ये भाषा कैसे बनता है ना, तो भाषा एक तरीके से जो होता है ना, बोलते हैं कुछ भी चीज, जैसे हम बोलते हैं कोई भी शब्द अगर बोल रहे हैं तो उसमें हम लोग सबसे छोटी इकाई जो होता है कोई भी भाषा का, उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? वर्ण, है ना। इसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग? इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, है ना, इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते हैं, है ना, इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कि, है ना, जैसे में अगर देखो, है ना, उदाहरण देखो आप सब लोग, ठीक है, जैसे देखो अ, जैसे देखो हर सही, जैसे देखो क, जैसे देखो प, है ना, ये सब
इत्यादि, है ना, इत्यादि। ऐसे ही और सारे जितने भी वर्ण है अपने पास वो सभी। तो ये देखो, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम एक उदाहरण लिए अ, है ना, तो क्या इसका आप खंड या टुकड़ा कर सकते हो? अ को तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते हो ना। तो ये क्या हुआ, हम लोग का भाषा की सबसे छोटी इकाई हुआ। इसका हम लोग ना खंड ना टुकड़ा, है ना, कर ही नहीं सकते हैं इस छोटी इकाई को। आप बताओ, हर्षई को, क को, प को आप टुकड़ा नहीं कर सकते हो ना बाबू। तो इसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण किसे कहते हैं? सिंपल शब्द में अगर बताएं तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, ये परिभाषा हो गया, ये आप नोट डाउन कर सकते हो चाहोगे तो। ठीक है, अब चलो इसी चीज को और अच्छे से थोड़ा समझते हैं। आप एक बात बताओ, है ना, वर्ण वर्ण के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वर्ण से ही हम लोग का क्या बनता है? शब्द बनता है। ठीक है, शब्द। ठीक है, वर्ण से ही हम लोग का क्या बनता है? शब्द बनता है। ठीक है, यानी हम लोग इसका परिभाषा क्या लिख सकते हैं? शब्द का परिभाषा, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे सिंपल समझो, है ना, जैसे हम लोग बोले राम। ठीक है, तो ये राम कैसे बना? रॉ हलंत जोर आ, है ना, जोर मौ हलंत जोर अ, है ना। आप तो ये जानते हो ना कि कोई भी शब्द अगर हम लोग अगर लिखते हैं, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एक उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं। जैसे अगर हम मान लो, है ना, जैसे अगर हम लिखते हैं क, तो क कैसे बनता है? क हलंत जोर अ होता है ना। हर एक व्यंजन में हम लोग का अ छुपा होता है, ये तो पता होगा, क्लास 10th में भी पढ़े होगे। जैसे अगर आप बोल दे प, है ना, तो प कैसे बना? प हलंत जोर अ। ठीक है, जैसे हम बोले मौ, ठीक है, मौ कैसे बना? मौ हलंत जोर अ। ठीक है, तो ये आप जानते हो, ये आप सब लोग जानते होगे बचपन से। तो हम लोग यहां पे क्या जाने, ये राम जो है, ये राम एक शब्द है। ठीक है, और ये शब्द कैसे बना? अलग अलग, है ना, वर्ण के मेल से। ये सब क्या है? ये चार वर्ण के मेल से बना ये शब्द, है ना। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो आपका क्लियर हो गया कि बाबू वर्ण किसे कहते हैं? ये वर्ण क्लियर है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, दो चीज क्लियर। अब देखो, अब एक चीज हम लोग जानते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला समझिएगा। ठीक है, हम खुद हिंदी व्याकरण लिखे हैं। ठीक है, तो हमको अच्छे से पता है कि आपको कैसे हम पढ़ाएंगे कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो हम आपको जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं बस अपने कॉपी में नोट करते चलो और मेरे साथ समझते चलो। हम आपको एक एक चीज समझा देंगे चीजों को। ठीक है, रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा बाबू। वर्णमाला, ठीक है, आप लोग हालांकि बचपन में इस वर्णमाला के बारे में थोड़ा बहुत सुने होंगे। ठीक है, वर्णमाला के बारे में थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में बचपन में आप लोग सुने जरूर होंगे, है ना, सुने हो ना? हाँ बिल्कुल सुने होंगे। चलो अब जानते हैं कि बाबू ये वर्णमाला होता क्या है। पूरे हिंदी व्याकरण हम लोग शुरू से देख रहे हैं। ठीक है, वर्णमाला, है ना, यानी इससे क्लियर क्या होता है? वर्णमाला से, है ना, क्लियर होता है वर्णों का माला। ठीक है, वर्णों का माला। जैसे एक होता है ना, जैसे अगर एक बोलो माला क्या होता है? मोती का माला। अगर हम बोलते हैं यहां पे, अगर मान लो बोलते हैं मोती का माला, है ना, मोती का माला। ठीक है, अब देखो ये मोती का माला अगर हम लोग बोले तो इसमें एक चीज क्लियर होगा कि चलो ठीक है, ये अपने पास माला है। ठीक है, इसमें अलग अलग जगह क्या है? मोती लगा हुआ है। ठीक है, इसमें अलग अलग जगह मोती लगा हुआ है। ठीक है, इसमें अलग अलग जगह मोती लगा हुआ है।
ठीक है, तो ये मोती लगा हुआ है इसलिए ये क्या हो गया, मोती का माला, है ना। ये इसमें मोती लगा हुआ है तो ये क्या हो गया, मोती का माला। और इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ वर्ण लगा हुआ है, तो वर्णों के माला। यानी एक तरीके से हिंदी भाषा में जितने भी वर्ण हैं उन सब के, है ना, उन सब के समूह को वर्णमाला कहते हैं। कितना आसान है कि एक तरीके से हिंदी वर्णमाला में, मतलब हिंदी भाषा में जितने भी वर्ण हैं उन सब के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्लियर। जैसे कि सिंपल समझो कि अगर अपने हिंदी भाषा में आ जाओ, ठीक है, अगर आप लोग हिंदी में आते हो, ठीक है, तो हिंदी भाषा में, कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं बाबू, 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप सब लोग जानते होंगे इंग्लिश में, है ना, इंग्लिश में कितने वर्ड्स होते हैं, है ना, इंग्लिश में कितने, है ना, इंग्लिश में कितने होते हैं, कितने लेटर होते हैं, जल्दी से बता दो, इंग्लिश में कितने वर्ड्स होते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTY, है ना, जेड, XYZ जो है अपने पास कुल मिला के कितने हैं, 26 है, 26। ठीक है, इंग्लिश में 26 वर्ण, है ना, 26 वर्ड्स, है ना, ऐसे लिख देते हैं, वर्ड्स लिख देते हैं, ज्यादा सही होगा। ठीक है, वर्ड्स होते हैं। तो हर भाषा के अपने अपने वर्णों की संख्या होती है और उसी के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला। ठीक है, इंग्लिश में अल्फाबेट्स जो होता है, हिंदी में वर्णमाला कहलाता है। समझे। अब आ जाओ, जो चीज अभी हम आपको पढ़ाए हैं एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। वर्ण क्या होती है, शब्द क्या होती है और वर्णमाला क्या होती है। ठीक है, देखो जी, सबसे पहले हम आपको क्या पढ़ाए, वर्ण, है ना। तो वर्ण के बारे में आपको क्या बताए, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। मतलब वो मूल ध्वनि होता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। अब बताओ ना, तुम अ को क्या तोड़ लोगे, है ना, इसका खंड या टुकड़ा कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना जी। तो यही चीज बोला गया है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर दूसरे शब्द में समझना है तो दूसरे शब्द में समझो, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होता है उसको क्या कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे वर्ण क्या होता है, अ, हर्षई दीर्घई, व, च, क, ख, ये सब अपने पास वर्ण है। जितने भी 52 अपने पास वर्ण होते हैं ना, वो सारे के सारे वर्ण हैं। ठीक है, अब देखो, ये तो समझ गए कि वर्ण क्या होता है। देखो, वर्ण भाषा की मूल इकाई है, मतलब ये मूल इकाई होता है सबसे, मतलब भाषा इसी से बनता है, वर्णों से ही भाषा बनता है। ठीक है, अब देखो, प्रत्येक शब्द वर्णों के योग से बनता है ना। कोई भी अगर शब्द कैसे बनेगा, देखो यहां पे हम आपको बताए थे ना, शब्द कैसे बनेगा, वर्णों के जोड़ के, यानी योग मतलब जोड़, है ना, वर्णों के योग से कोई भी शब्द बनता है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि वर्ण भाषा की मूल इकाई है और प्रत्येक शब्द वर्णों के योग से बनता है। अब देखो, उदाहरण के रूप में, अब राम शब्द, है ना, राम शब्द 4 मूल ध्वनियों से बना है, 4 मूल ध्वनि से बना है। सबसे पहला र, हलंत, आकार, मोहलंत, जोर, अ, 4 वर्ण मिलके ये राम शब्द बना है। ठीक है, तो आपको यहां पे लिखा हुआ, इन मूल ध्वनियों का खंड नहीं किया जा सकता। इसको आप क्या तोड़ सकते हो, इसको आप नहीं तोड़ पाओगे, है ना, ये मूल ध्वनि है और इससे अपने पास ये शब्द बना रहा। ठीक ना, ये समझ गए आप लोग। अब देखो, और दूसरा क्या बताए थे, और आगे आपको बताए थे वर्णमाला, है ना।
वर्ण और शब्द बता दिए, ठीक है, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण और इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है, और दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, ठीक है। वर्णों के योग से बने वर्णों के योग से शब्द बनता है। अब देखो वर्णमाला के बारे में जानते हैं ना, वर्णमाला क्या होता है, ठीक है। वर्णों का माला यानी एक तरीके से हिंदी भाषा में जितनी भी वर्ण है उन सब को समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब देखो इसी को हम यहाँ पे अच्छे से लिखे हैं वर्णमाला के बारे में, ठीक है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी जितने भी वर्ण होते हैं, जितने भी ओ आ हर्षई दुर्गई क ख ग घ सब, ये सब मिलके इन सब के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को, है ना, किसी भी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को, कोई भी भाषा में जितने वर्ण आते हैं उन सब के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है, हर भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। जैसे कि देखो हिंदी में, है ना, हम लोग का अ आ क ख ग घ ये सब होता है ना, ऐसे अंग्रेजी में अपना वर्णमाला होता है इसका ABCDE, है ना। तो हिंदी में कुल मिला के कितने वर्ण होते हैं, प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है, ये तो समझ गए, ठीक है। उसके बाद हिंदी में कुल मिला के कितने वर्ण हैं, आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, मान लो, ठीक है, कि हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, तो आप क्या बताओगे, कितने वर्ण होते हैं, कुल मिला के 52 वर्ण होते हैं, ठीक है, समझ में आया। चलो, तो आप अभी यहां पे दो चीज सीख गए। सबसे पहला कि आप वर्ण समझ गए, है ना, वर्ण और शब्द समझ गए, और दूसरा आप यहां पे समझ गए वर्णमाला किसे कहते हैं। अब इससे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब हम लोग को समझना है कि कुल मिला के अगर 52, है ना, कुल मिला के अगर 52 वर्ण है ना, 52 वर्ण है ना, आप सब लोग जानते हो कि भाई 52 वर्ण होते हैं। तो ये 52 वर्ण आप कैसे पहचानोगे, है ना, ओ आ हर्षई, है ना, ये सब आप लोग जानते हो, है ना, ये सब आप लोग जानते हो। तो इसी तरीके से 52, ये 4 लिखे हैं, ऐसे ही 52 वर्ण होते हैं। वो 52 वर्ण कौन कौन से हैं, थोड़ा सा आइए समझते हैं, ठीक है, आइए समझते हैं, 52 वर्ण को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला, है ना, स्वर और व्यंजन को जानते हैं, ठीक है, सॉरी, स्वर वर्ण कितने होते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्वर, आइए अच्छे से आपको समझाते हैं 52 वर्णों को। स्वर की संख्या कितनी होती है, ठीक है। स्वर में हम लोग का आता है अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गऊ री ए ऐ ओ औ, ठीक है। यानी स्वर की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी स्वरों की संख्या कितनी हो गई बाबू, है ना, 11। स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। कोई भी आपसे राह चलता इंसान पूछेगा कि बाबू बताओ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है, आप बता दोगे, ठीक है। अब देखो एक और चीज के बारे में आपको जानना है, वो क्या है, वो है अयोगवाह, ठीक है, अयोगवाह, ठीक है। और ये अयोगवाह क्या होता है, तो अंग, ठीक है, और अ, यहां तक तो हो गया अपने पास, औ तक हो गया स्वर, और उसके बाद जो आता है वो अयोगवाह कहलाता है। यानी स्वर की संख्या आप देख लिए 11, उसके बाद अयोगवाह, अयोगवाह की संख्या आपका कितना हो गया, 2, है ना, कितना हो गया बाबू, अयोगवाह की संख्या हो गया 2, ठीक है। अयोगवाह की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, यानी 13 वर्ण को आप समझ गए, ठीक है, 13 वर्ण को आप समझ गए। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा व्यंजन वर्ण पे, ठीक है, व्यंजन वर्ण पे आते हैं, और कितने सारे हम लोग का जो वर्ण होते हैं उन सबको समझते हैं। अब देखो हम लोग का क ख क से आ जाओ, है ना, कवर्ग किसको कहते हैं, कवर्ग का मतलब समझते हो, है ना, अगर हम बोले क का वर्ग, ठीक है, तो क का वर्ग मतलब हुआ क ख ग घ अंग, है ना, इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, इसको कहते हैं क वर्ग, ठीक है। क वर्ग मतलब क ख ग घ अंग, ठीक है, 5 होता है इसमें। उसके बाद च वर्ग अगर हम बोले तो चौ छ ज झ य, है ना, ट वर्ग बोले तो ट ठ ड ढ न, त वर्ग बोले
तो त थ द ध न। प वर्ग बोले तो प फ ब भ म। तो हम अगर बोले कुल मिला के, है ना, क वर्ग, है ना, उसके बाद हम लोग क्या होता है च वर्ग, ठीक है, क वर्ग च वर्ग, ठीक है, उसके बाद हम लोग का आया ट वर्ग, है ना, फिर आया हम लोग का त वर्ग, है ना, और उसके बाद हम लोग का आया प वर्ग, ठीक है। तो हर वर्ग में कितने 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 शब्द होते हैं? 5 5, ठीक है। तो सभी में 5 5, ठीक है, ठीक है, सभी में कितने होते हैं? 5 5 हम लोग के पास संख्या होता है, ठीक है। सब में कितने कितने होते हैं? 5 5 होते हैं। यानी ये कुल मिला के कितने हो गए? हर में 5 5 हुआ तो 25। 25 अपने पास ये क्या हुआ? इसको हम लोग कहते हैं अस्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं? अस्पर्श व्यंजन। अस्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं ये हम आपको बताएंगे कुछ देर में, ठीक है। कुछ ही देर में आपको हम बताते हैं अस्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, ठीक है। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी हम लोग के पास यहां से जोड़ो, है ना, 5 5 10 5 15 5 20 5 25, यानी हम लोग के पास अस्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 25, ठीक है। 13 उधर हम लोग देख लिए थे, यानी हम लोग देखे थे 11, है ना, स्वर देख लिए थे, 2 हम लोग अयोगवा, 13 इधर देखे, उसके बाद 25 हम लोग देख लिए स्पर्श व्यंजन, वो 25 हम लोग स्पर्श व्यंजन देख लिए। उसके बाद य र ल व, है ना, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं ये अभी आपको नहीं जानना, ये हम आपको समझाएंगे, अभी तुरंत समझाते हैं थोड़ा देर में, लेकिन आप बस इतना जान लो अभी के लिए कि य र ल व, है ना, ये अंतःस्थ व्यंजन हुआ। उसके बाद तालब स मूर्धन स दंस ह, ये 4 जो हुआ अपने पास उष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको बोलने में थोड़ा ज्यादा ही उष्मा निकलती है, थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इसका नाम उष्म या संघर्षी व्यंजन है। अक्षत्र ज्ञास्त्र, है ना, ये जो है ना संयुक्त व्यंजन होता है, इसको क्या कहते हैं बाबू? इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। उसके बाद डॉ ढ अपने पास क्या हुआ? द्विगुण व्यंजन। डॉ ढ अपने पास हो गया द्विगुण व्यंजन, ठीक है। तो हम लोग यहां पे क्या पढ़े? 13 हम लोग कुल मिला के जाने कि भाई 12 अपने 11 हम लोग का स्वर हो गया, ठीक है, 11 हम लोग का स्वर हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 हम लोग का अयोगबा हो गया, यानी कुल मिला के 13, ठीक है, उधर। उसके बाद हम लोग इसमें 25, है ना, जोड़े स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन 25 जोड़ दिए, तो कितना हो गया हमारा? 5 3 8 और 3, है ना, 38 हमारे पास, 38 हमारे पास ये हो गया। उसके बाद हम लोग आ जाओ 4 4 4 तिया 12 और 2 14, है ना, तो 12 इधर जोड़ लो, ठीक है, कितना हो गया? 0 4 1 5 और प्लस 2 लास्ट का कर दो, है ना, तो 52, है ना। कुल मिला के हम लोग का कितना हो गया? 52 वर्ण हो गया, ठीक है। 52 वर्ण जो हम लोग पढ़े थे वो 52 के 52 वर्ण ये हो गए, ठीक है। सबसे पहले 11 स्वर, 2 अयोगवा, 25 स्पर्श व्यंजन और 12 हम लोग का यहाँ पे ये अंतःस्थ, उष्ण और संयुक्त, ये 4 तिया 12 और लास्ट का द्विगुण व्यंजन द और ढ, है ना, ये हम लोग का कुल मिला के 52 हो गया, ठीक है। 52 हम बताए थे कि वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है, और 52 के 52 आपको बता दिए। अब, है ना, अब हम लोग पढ़ते हैं कि बाबू ये वर्ण जो होते हैं, ये सारे 52 वर्ण जो होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से वर्ण के प्रकार, है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट अब हमारा टॉपिक है ना, वो स्टार्ट करते हैं। वर्ण के प्रकार, ठीक है। तो वर्ण के प्रकार को अब हम लोग पढ़ते हैं। तो वर्ण के कुल मिला के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला कौन सा? स्वर वर्ण, है ना। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। कौन सा बाबू? व्यंजन वर्ण, ठीक है। वर्ण के कितने प्रकार? कोई भी आपसे अगर पूछेगा वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार, है ना, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होते हैं, ठीक है। वर्ण के कितने प्रकार? 2 प्रकार, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। उच्चारण के आधार पर अगर बात करें, उच्चारण और प्रयोग के आधार पर, तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों के 2 भेद होते हैं। सबसे पहला स्वर, जिसको हम लोग कहते हैं वोवेल, और व्यंजन, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग चलते हैं। इसमें एक चीज आप जानो कि स्वर की संख्या कितनी हो गई? स्वर की संख्या हो गई 11।
आपसे कोई पूछेगा व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजन की संख्या होती है 33, है ना। व्यंजन की संख्या होती है कितनी, 33, ठीक है। व्यंजन की संख्या कितनी, 33 होती है, समझे। चलो अब हम लोग एक एक करके जानते हैं, एक एक करके हम लोग जानते हैं चीरों के बारे में, है ना। ये हो गया हम लोग का 33, ठीक है, व्यंजन की संख्या। अब चलो स्वर के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि अच्छा स्वर क्या होता है, ठीक है। स्वर के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं स्वर वर्ण, सबसे पहला जो है ना उसके बारे में हम लोग जानते हैं स्वर वर्ण के बारे में, ठीक है। आज हम लोग स्वर वर्ण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो स्वर वर्ण वो होता है जिसको एक तरीके से किसी की सहायता नहीं लगती है, यानी जिन वर्ण के उच्चारण किसी दूसरे वर्ग की सहायता के बिना होता है वे स्वर कहलाते हैं। यानी एक तरीके से वे वर्ण जिसके उच्चारण, है ना, उच्चारण दूसरे वर्णों के सहायता के बिना होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। यानी एक चीज समझ में आ गया कि स्वर वर्ण जिसकी संख्या कुल मिला के कितनी होती है ना, स्वर की संख्या कितनी होती है, स्वर की संख्या, स्वर की संख्या हो गई 11। यानी ये 11 जो अपने पास है ना, ये 11 जो अपने पास वर्ण है स्वर, ये इसका उच्चारण ना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना हो जाता है, दूसरे का जरूरत नहीं पड़ता इसको, ठीक है, इसको दूसरे का जरूरत नहीं पड़ता है। यानी एक तरीके से हम लोग आओ समझते हैं, यहां पे जो लिखा हुआ है, जिन वर्णों के उच्चारण किसी दूसरे वर्ग के, वर्ग बोलो या वर्ण बोलो, की सहायता के बिना होता है वे स्वर कहलाते हैं, है ना। जैसे अ, हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घो, है ना, ये सब। हिंदी भाषा में मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और वो 11 कौन कौन सा है, अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ ए ऐ री ओ औ, है ना, कि स्वरों की संख्या 11 होती है। और वो 11 कौन कौन से हैं, वो 11 जो है वो हम लोग का है अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री ए ऐ ओ औ, है ना। यही हम लोग का कुल मिला के 11 जो अपने पास है ना स्वरों की संख्या जो होती है, वो 11 जो है वो कुल मिला के यही अपने पास 11 जो है हम लोग के पास क्या है, स्वर की संख्या है, ठीक है। यही 11 हम लोग के पास स्वर है, ठीक। तो 11 स्वर हो गया। स्वर का परिभाषा भी आप जान लिए कि ऐसे, है ना, ऐसे वर्ण जिसको किसी और वर्णों की सहायता के बिना उच्चारण किया जा सकता है उसे हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण। यानी इसको व्यंजन की जरूरत नहीं पड़ती है या कोई और वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है, ये स्वतंत्र होता है, इसका उच्चारण के लिए कोई और वर्णों पर आश्रित नहीं होता है ये, ठीक है। और स्वर की संख्या कुल मिला के 11 होती है, ठीक है। और वो 11 कौन कौन होती है ये भी आप समझ गए। अब उसके बाद अयोगवा, ठीक है। थोड़ा सा स्वर के प्रकार को ही पहले देख लेते हैं ना, स्वर जो अभी तक देखे हैं तो स्वर के प्रकार को सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है, तब अयोगवा पे चलेंगे। स्वर के प्रकार, है ना, स्वर के प्रकार। तो बाबू स्वर के कुल मिला के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है ना प्लूत स्वर, ठीक है। उसके बाद प्लूत के बाद हम लोग का आता है दीर्घ स्वर, ठीक है। सॉरी, सबसे पहले हस स्वर से स्टार्ट करते हैं ना, प्लूत सबसे लास्ट में डालेंगे, ठीक है। हस स्वर, है ना, हस स्वर। उसके बाद दीर्घ स्वर, ठीक है, उसके बाद हम लोग दीर्घ स्वर को रखेंगे।
ठीक है, प्लूत स्वर भी पहले लिख सकते थे, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो समझने में आसानी होगा। ठीक है, प्लूत स्वर। तो एक तरीके से हम आपसे अगर पूछ ले बाबू कि बताओ स्वर के, है ना, स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो आप क्या बताओगे? स्वर वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला कौन सा? हस्व स्वर, उसके बाद दीर्घ स्वर, उसके बाद प्लूत स्वर, है ना। स्वर वर्ण के कितने प्रकार? 3 प्रकार। पहले तो एक बताओ वर्ण के कितने प्रकार, है ना। वर्ण के 2 प्रकार, कुल मिला के कितने वर्ण? 52 यानी 52। उसके बाद उसमें से स्वर वर्ण किसे कहते हैं? यानी एक तरीके से ऐसे वर्ण जो किसी बिना दूसरे वर्ण की सहायता के उच्चारण किए जा सके, उसे हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्णों की संख्या 11। अब स्वर वर्ण के प्रकार, है ना, यानी स्वर वर्ण को कितने भाग में बांटा गया है, तो स्वर वर्ण को कुल मिला के 3 प्रकार से बांटा गया। पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लूत, है ना। तो अब एक एक करके चलो समझते हैं। ह्रस्व किसके कहते हैं, है ना? ऐसा स्वर, है ना, ऐसा स्वर जिसके जिसके उच्चारण में एक मात्रा, है ना, एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, यानी बहुत जल्दी हम लोग इसको बोल पाते हैं। इसमें अगर उदाहरण आप देखोगे हस्व स्वर का, तो वो उदाहरण क्या क्या हो सकता है? जैसे देखो अ, हर्षई, हर्षऊ, ठीक है, अ, हर्षई, हर्षऊ, ठीक है, हस्व स्वर। एक इसमें री को भी डाल दो, है ना, एक इसमें री को भी डाल दो। ठीक है, यही 4 होता है। हस्व स्वर की संख्या 4 होती है। अब ये क्यों डाले हैं इसको? क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, बहुत जल्दी इसको बोल पाओगे। जैसे देखो अ, हर्षई, अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री। कितना जल्दी बोल पाते हैं हम लोग, इसको कहते हैं एक मात्रा का समय लगना, यानी ये हो गया हस्व स्वर। अब अगर हम लोग इसका परिभाषा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे दीर्घ स्वर का? ऐसा स्वर, है ना, ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में, है ना, उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। मतलब ऐसे वर्ण जिसके, ऐसे स्वर वर्ण जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे स्वर, है ना, जिसके उच्चारण में हस्व स्वर के दुगुना समय लगता हो, उसको कहते हैं दीर्घ स्वर, है ना। जैसे हम लोग इसमें हम लोग लिख सकते हैं ना, जैसे हम लोग इसमें लिख सकते हैं क्या क्या चीज, आ, दीर्घई, दुर्गऊ, है ना। इसमें हम लोग ये सब भी लिख सकते हैं, है ना, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, तो यानी इसमें क्या हुआ, इसमें बोलो देखो अ, है ना, अ बोलते हैं तुरंत हम बोल लेते हैं, तो उसमें एक मात्रा का समय, उसके कंपेयर में 2 गुना समय लगेगा। आ, थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा। ई, ई, है ना, इसको, है ना, इसको ई, इसको ई, है ना, इसको हर्षऊ, इसको पढ़ते हैं उ, इसको पढ़ेंगे उ, है ना, ए, आई, ओ, औ, है ना। 2 मात्रा का समय लगता है, यानी इसके कंपेयर में ज्यादा समय लगता है बोलने में, है ना। तो इसको कहते हैं दीर्घ स्वर, यानी हस्व, और इसका कहते हैं, इसको कहते हैं दीर्घ, मतलब दीर्घ मतलब थोड़ा सा लंबा, है ना, थोड़ा सा लंबा ये स्वर है, बोलने में भी ज्यादा समय लगता है। उसके बाद क्या है, प्लूत स्वर, है ना, प्लूत स्वर। इसको इसका कैसे परिभाषा देंगे? ऐसा स्वर, है ना, ऐसा स्वर जिसके जिसके उच्चारण में 3 मात्रा, 3 मात्रा का समय लगता है। इसके उच्चारण में क्या होता है, 3 मात्रा का समय लगता है। यानी एक तरीके से, अरे भाई कितना आसान हो गया। हस्व स्वर जिसमें 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है उच्चारण में, प्लूत स्वर जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है। यानी प्लूत स्वर में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है उच्चारण में। अक्सर इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है पता है? पुकारने के लिए, है ना। इसका प्रयोग
पुकारने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे अब मान लो समझो। ठीक है, इसमें तो कम समय लगा, इसमें थोड़ा इससे ज्यादा समय लगा, इसमें इससे भी ज्यादा समय लगेगा प्लस स्वर में। तो इस ये क्या हुआ, तीन मात्रा का समय कैसे लगेगा? उदाहरण, अब मान लो राम कहीं दूर खड़ा हुआ है ना, तो राम को हम कैसे बोलेंगे पुकारने के लिए? राम, है ना, तो यहां पे क्या हुआ, थोड़ा जैसे मोहन रहेगा, मोहन दूर खड़ा रहेगा तो उसको कैसे बुलाएंगे? मोहन, है ना। तो यहां पे लास्ट वाले शब्द को थोड़ा सा ज्यादा खींच लेते हैं, जैसे हम बोलेंगे ओम, है ना, तो ओम, है ना, तो थोड़ा सा ज्यादा समय लगा ना बोलने में, तो यही सब इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, जैसे कि आप समझो। ठीक है, हस स्वर, पहले ये सब आपको एक एक करके समझा देते हैं। ठीक है, हस स्वर, जिससे स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हस स्वर कहते हैं। एक मात्रा का समय, जैसे अ, हर्षई, दुर्गऊ और री। ठीक है, अपने पास दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, ये भी आपको समझा है, दो मात्रा का समय, वे स्वर जिसके उच्चारण में हस स्वर के दो गुना समय लगे, है ना, वे स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। सरल शब्दों में समझे, स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, या दो मात्रा का समय लगता है उसे हम लोग कहते हैं दीर्घ स्वर। इसमें उदाहरण देखो, आ दीर्घ ई, है ना, दुर्गऊ, ए ऐ ओ औ, है ना। तो अपने पास दो, दो चार, दो छह, एक सात, सात अपने पास दीर्घ स्वर हो गए। उसके बाद प्लुस स्वर, है ना, ये आपको क्या बताया, वे स्वर जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय, यानी तीन मात्रा का समय लगता है, उसे हम लोग प्लुस स्वर कहते हैं। ये भी आपको पढ़ा चुके हैं। अब देखो, सरल शब्द में अगर आपको समझना है तो समझो, है ना, सरल शब्द में अगर आपको समझना है तो आप समझो। आओ देखो, जिस स्वर के उच्चारण में, है ना, तिगुना समय लगे उसे प्लूत कहते हैं, ना, उसे प्लूत कहते हैं। तिगुना समय लगे, तीन मात्रा का समय लगे। ठीक है, हम आपको बताए थे ना कि जिसमें तीन मात्रा का समय लगे यानी तिगुना समय लगे उसे प्लूत स्वर कहते हैं, है ना। उदाहरण के लिए, जब किसी व्यक्ति को दूर से पुकारते हैं तो संबोधन पद के अंतिम वर्ण को तीन मात्रा से अधिक समय लगाकर बोलते हैं, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं राम कहीं दूर में है तो राम, है ना, तो ऐसे बोला जाता है। जैसे ओम, है ना, तो एक तरीके से मोहन, है ना, तो एक तरीके से वो क्या होता है, तीन मात्रा का समय लगता है, ज्यादा समय लेके हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं प्लुस स्वर। इसे त्रैमात्रिक स्वर भी कहते हैं क्योंकि इसमें तीन मात्रा का समय लगता है ना, इसलिए इसको, इसका नाम प्लुस स्वर का दूसरा नाम क्या है, त्रिमात्रिक स्वर, है ना, त्रिमात्रिक स्वर। क्लियर, स्वर वाला पार्ट क्लियर है। अब चले हम लोग व्यंजन वाले पार्ट पे। नहीं, व्यंजन से भी पहले हम लोग क्या पढ़े थे बाबू, हम लोग ये जाने थे, ठीक है, कि अच्छा हमारे पास जो है स्वर होता है, ठीक है, और हम लोग ये पढ़े थे, अच्छा यहाँ पे लिखे ना, हाँ यहाँ पे पढ़े थे कि भाई स्वर की संख्या 11 होती है, और ये 11 हम लोग जान गए। ठीक है, स्वर की संख्या कितनी होती है, 11, और स्वर में 11 स्वर वर्ण हुए, और उसमें से अगर बात करें तो 11 स्वर में से को कितने प्रकार से बांटे, तीन प्रकार से। सबसे पहला हस स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा प्लुत स्वर। ठीक है, हो गया। अब हम लोग को अयोगवाह के बारे में पहले पढ़ लेना चाहिए कि अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। दो अयोगवाह के कितने हो, अयोगवाह के कितने वर्ण होते हैं, दो वर्ण होते हैं। ठीक है, चलो अब अयोगवाह को जान लेते हैं। अयोगवाह, चलो अब अयोगवाह में हम लोग जानते हैं, अयोगवाह में कुल कितने वर्ण होते हैं, अंग और अ, यही दो होता है। अंग और अ को अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, किसको किसको कहते हैं, अंग, है ना, और अह को, है ना, अंग और अह को क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। तो आपसे कोई भी पूछेगा बाबू अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, दो होता है। लेकिन कोई भी आपसे पूछ देगा, मान लो कि अयोगवाह के कितने प्रकार होते हैं, है ना, तो आप लोग क्या बताओगे, अयोगवाह के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? तो अयोगवाह के आप लोग सोचोगे दो, नहीं, इसके चार प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, चार प्रकार होते हैं। अयोगवाह के चार प्रकार होते हैं। आ जाओ समझाते हैं एक एक करके अयोगवाह के प्रकार को।
ये अपने पास अयोगवा हुआ, अयोगवा। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में क्या होता है, हिंदी वर्णमाला में आप सब लोग जानते हो अयोगवा का स्थान। ठीक है, अयोगवा क्या होता है ना, अयोगवा क्या होता है, स्वर के बाद, है ना, स्वर के बाद और व्यंजन से पहले, है ना, इसका स्थान होता है। इस स्थान की अगर बात करें तो इसका स्थान कहां होता है, इसका स्थान होता है स्वर के बाद, यानी ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ ए ऐ ओ औ के बाद हम लोग अंग अह बोलते हैं, वही तो अयोगवा हुआ। तब क ख ग घ, क ख ग हम लोग का व्यंजन में आ गया, तो यानी इसका स्थान होता है स्वर के बाद और व्यंजन से पहले। ठीक है, तो हम लोग उसी चीज को यहां पे लिखे हैं कि हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिसकी गणना ना तो स्वर में और ना ही व्यंजनों में की जाती है, इसको अयोगवा को ना तो हम स्वर मानते हैं ना हम लोग व्यंजन मानते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग अयोगवा कहते हैं, इन्हें अयोगवा कहते हैं, उन्हें अयोगवा कहते हैं। अंग और अह, अंग अह अयोगवा कहलाते हैं, यही दो वर्ण है जो अंग और अह जो अयोगवा होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो वर्णमाला में इसका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं। ठीक है, अंग को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, अंग को, है ना, और अह को, अंग को हम लोग कहते हैं अनुस्वार, अनुस्वार, और अह को हम लोग क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। ठीक है, अह को हम लोग क्या कहते हैं, विसर्ग। अब देखो अयोगवा के 4 प्रकार होते हैं। अयोगवा के कितने प्रकार, सबसे पहला होता है अनुनासिक, याद रखिएगा, अनुनासिक। दूसरा होता है अनुस्वार, ठीक है, तीसरा होता है विसर्ग और चौथा होता है निर्नुनासिक। ठीक है, ये 4 प्रकार होते हैं अपने पास अयोगवा। अयोगवा क्या होता है, स्वर वर्ण के बाद और व्यंजन वर्ण के पहले होता है। अंग और अह को अयोगवा कहते हैं, अंग को अनुस्वार, है ना, और अह को विसर्ग कहते हैं। अयोगवा के कुल मिला के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला अनुनासिक। अनुनासिक किसको कहते हैं पता है, चांद बिंदु को, है ना, चांद बिंदु को, ऐसे, है ना, हम लोग जैसे लिखते हैं गांव, है ना, तो ऊपर चांद बिंदु लगाए ना, तो इसी चांद बिंदु को हम लोग कहते हैं अनुनासिक। ठीक है, अनुनासिक। उसके बाद हम लोग का विसर्ग, है ना, अनुस्वार, है ना, अनुस्वार। अनुस्वार जैसे होता है अंगूर, है ना, अंगूर में ऊपर अनुस्वार लगाए ना, तो ये हम लोग का अनुस्वार हुआ। ठीक है, उसके बाद विसर्ग, जैसे हम लोग बोलते हैं, है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं प्रातः, तो ये हम लोग लगाए लास्ट में, तो ये हो जाता है हम लोग का विसर्ग। ठीक है, और निर्नुनासिक, इसके बारे में भी हम आपको समझाते हैं। तो अयोगवा कुल मिला के 4 प्रकार हुए अयोगवा के। अब देखो चारों प्रकार को अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है, देखो सिंपल, आप ये प्रैक्टिकल वाला चीज, आप इसको ना प्रैक्टिकल कर करके देखो। जैसे देखो अयोगवा, ठीक है, मजा आएगा इसको पढ़ने में। अयोगवा देखो, ये तो समझ गए अयोगवा के 4 प्रकार। सबसे पहला अनुनासिक, जिसमें चांद बिंदु होता है। जिस ध्वनि के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। इसमें बोलोगे ना कोई भी शब्द तो हवा मुख और नाक दोनों से निकलेगा, मुंह और नाक दोनों से निकलेगा, जैसे बोल के देखो। और उच्चारण में लघुता होती है, जल्दी बोल पाओगे, है ना, उसको कहते हैं अनुनासिक, है ना। जैसे बोलो गांव, है ना, और हाथ यहां पे रखो, देखोगे हवा नाक और मुंह दोनों से निकलेगा, गांव। जैसे देखो दांत, है ना, बोल के देखो दांत, 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 नाक बंद करके बोलने का प्रयास करो, दांत। बोलने में दिक्कत होगा, आपको लगेगा कि नाक से हवा निकल रहा है लेकिन आप रोक पा रहे हो, रोक रहे हो। ठीक है, क्लियर। जैसे बोलो आंगन, आंगन, तो हवा नाक और मुंह दोनों से निकलेगा। तो जब भी हवा उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलेगा उसको कहते हैं अनुनासिक, है ना, अनुनासिक, अनुनासिक। ठीक है, क्लियर। अब देखो दूसरा, है ना, अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार होता है ऊपर अनुस्वार है, जैसे अंगूर लिखते हैं तो ऊपर अनुस्वार लिखते हैं। जैसे देखो जिस वर्ण के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, अनुनासिक में क्या था, मुख और नाक दोनों से निकलती है हवा। ठीक है, और अनुस्वार में क्या होता है, हवा केवल केवल और केवल हवा नाक से निकलती है, मुंह से नहीं निकलती है। ठीक है, बोल के देखो अंगूर, 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 अंगद, कंगन, हवा सिर्फ और सिर्फ नाक से निकलता हुआ नजर आएगा, मुंह से नहीं निकलता है। ठीक है, समझे। जब भी अनुनासिक क्या होगा, हवा मुख और नाक दोनों से निकलेगा, जैसे चांद बिंदु वाला सभी, गांव, है ना, चांद। ठीक है, उसके दांत, आंगन। ठीक है, इसमें हवा मुख और नाक दोनों से निकल रहा है, अनुनासिक। अनुस्वार क्या हुआ, हवा केवल और केवल नाक से निकलेगा, जैसे हम लोग बोल के देखो अंगूर, अंगद, है ना, कंगन, हवा केवल और केवल कहां से निकलेगा, केवल और केवल नाक से निकलेगा।
उसके बाद देखो विसर्ग वाला तीसरा, देखो विसर्ग, है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं अनुनासिक, अनुनासिक के 4 प्रकार। सबसे पहला, सॉरी, हम लोग पढ़ रहे थे अयोगबा, अयोगबा के 4 प्रकार, अनुनासिक, अनुस्वार और उसके बाद विसर्ग। इसमें देखो जिस ध्वनि के उच्चारण में ह की तरह होता है उसे हम लोग विसर्ग कहते हैं। इसको हम लोग पढ़ते कैसे, ह। जैसे देखो, जैसे हम लोग बोले मनः कामना, है ना, इसको हम लोग क्या पढ़े, जैसे हम लोग देखो लिखते हैं, अगर यहाँ पे, है ना, अगर हम यहाँ पे लिखे प्रात और विसर्ग लगाए, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रातः, इसको ह करके पढ़ेंगे, है ना, इसको प्रातः, है ना, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं प्रातः, ठीक है। तो इसको, ये जो है इसको हम लोग ह की तरह पढ़ते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग का है, ठीक है। जैसे हम लोग, अगर हम लोग पढ़ेंगे मनः कामना, इसमें इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ह के रूप में। पयः पान, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ह के रूप, पयः पान। इसको हम लोग अत थोड़ी पढ़ेंगे, अतः पढ़ेंगे इसको ह के रूप में। इसको स्वत थोड़ी पढ़ेंगे, स्वतः ह के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। दुख, है ना, दुख, है ना, तो हम लोग दुख थोड़ी पढ़ते हैं, दुख, है ना, पढ़ते हैं। तो एक तरीके से ये हुआ विसर्ग, यानी एक तरीके से इसका उच्चारण ह के रूप में होता है, ठीक है। और उसके बाद देखो निर्नुनासिक, निर्नुनासिक क्या होता है, केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को निर्नुनासिक कहते हैं। निर्नुनासिक केवल मुंह से बोलेंगे, है ना। जैसे देखो नाक बंद कर लो तब भी इसके शब्दों को बोल पाओगे, इधर उधर आप अपना घर, तब भी बोल पाए, नाक बंद कर लिए तब भी बोल पाए, ठीक है। इसको कहते हैं निर्नुनासिक, यानी हवा केवल और केवल कहां से निकलती है, मुंह से निकलती है। यानी एक तरीके से हम लोग अयोगबा को पढ़ लिए, अयोगबा 2 होते हैं, अयोगबा 2 होते हैं, अंग और अयोगबा के प्रकार 4 होते हैं। 4 प्रकार, अनुनासिक जिसमें हवा मुख और नाक दोनों से निकलता है, अनुस्वार जिसमें हवा केवल और केवल नाक से निकलता है, विसर्ग जिसको ह के रूप में उच्चारण करते हैं, प्रातः, है ना, निर्नुनासिक हवा केवल मुंह से निकलता है ना, इधर उधर, है ना, ये सब। अब चलो, अब हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण के बारे में, ठीक है। अच्छा, एक व्यंजन वर्ण से पहले एक और चीज पढ़ लेते हैं, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बचपन में कौन कौन ऐसा स्टूडेंट है, सच बताना, बचपन में कौन कौन ऐसा स्टूडेंट है जो इसके लिए मार खाया था, है ना, इसके लिए मार खाया था, 12 खरी के लिए, है ना, 12 खरी के लिए मार खाया था। कौन कौन ऐसा स्टूडेंट है, जल्दी से बताओ, कौन कौन ऐसा स्टूडेंट है। क आकर का, क हर्षी कर की, क दीर्घी कर की, क हर्षु कर कु, क दुर्घु कर कु, है ना, इसके लिए कौन मार खाया था, है ना। आप क का याद करते होंगे, क आकर का, क हर्षी, बस ख का मास्टर दे देते होंगे, क का दे देते होंगे, है ना, चौ का दे देते होंगे, प का दे देते होंगे, सब मार खाता होगा, ठीक है। हम भी मार खाए हैं इसके लिए इसका नाम 12 खरी क्यों है, क्योंकि इसमें 12 खरी है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, तो इसमें मात्राएं होती है। ये औकार का मात्रा, आकार का मात्रा, हर्षीकार का, दीर्घीकार का, हर्षुकार का, दुर्घुकार का, एकार, ऐकार, ओ, औ, अंग, अ, ठीक है। अब इसी मात्रा को हम लोग कोई भी हम लोग वर्ण में लगाते चलेंगे, क, क्वा, ख, है ना, हर्षीकार, ऐसे ही करके बस हम लोग बनाते चलेंगे, केकार, खेकार, केकर, खकर, बस हम लोग का बनता चलेगा। 12 खरी, इसमें आप कोई भी वर्ण का आप बना सकते हो। अब बताओ, आपको अगर हम बोलेंगे प का लिखने के लिए तो लिख लोगे प आकर पा, प हर्षी कर पी, है ना, प दुर्घी कर पी, प हर्षु कर पू, है ना, प दुर्घु कर पू, है ना, प ए कर पे, है ना, प ऐ कर पई, है ना, प औ कर पो, है ना। अच्छा देखो, हाँ, प ओ कर पो और प औ कर पो, है ना, प अनुस्वार प, है ना, और उसके बाद प अ कर प, ठीक है। ऐसे कोई भी अगर आपको देंगे आप बना लोगे, चलो बढ़िया। अब चलो हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। व्यंजन वर्ण, आज हम लोग ये वर्ण विचार वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, है ना, लगभग 20 मिनट क्लास और चलेगी और आपका पूरा का पूरा वर्ण विचार कंप्लीट हो जाएगी। तो 20 मिनट और अच्छे से आप लोग देख लो, ठीक है। जितने शिद्दत से देखे हो उतनी ही शिद्दत से 20 मिनट और देख लो, आपका पूरा ये वर्ण विचार कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपको इसमें दूसरा झंझट नहीं रहेगा, ठीक है। अभी चलो व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। व्यंजन किसको कहते हैं, कॉन्सोनेंट जैसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। अभी देखो, जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। हम लोग स्वर की परिभाषा देखे थे, देखो यहाँ पे, वे वर्ण जिसके उच्चारण दूसरे वर्णों की सहायता के बिना होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। इसमें को क्या होता है, स्वर वर्ण को दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। लेकिन व्यंजन वर्ण क्या होता है, वे वर्ण जिसको दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है,
यानी आ जाओ व्यंजन वर्ण को हम लोग समझते हैं। ठीक है, व्यंजन वर्ण। अब देखो, वे वर्ण जिसके उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी इसमें को दूसरे वर्णों की सहायता लगती है। अब देखो, एक और चीज जानो, व्यंजन वर्ण की संख्या, व्यंजन वर्ण की संख्या व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। कोई भी आपसे पूछेगा बताओ व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो आप बता दोगे 33। ठीक है, अब देखो, अब आपको हम एक चीज बताते हैं। व्यंजन वर्ण में आप ये समझो, है ना, जैसे हम लोग क्या बोले कि जिसके उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है ना, दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। जैसे हम लोग देखो, क हमारा व्यंजन हुआ, तो क में क्या होगा? क कैसे बनेगा? क हलंत जोर अ बनेगा। अ की सहायता लेनी पड़ी। अ हम लोग के पास क्या है? अ क्या है? अ स्वर है। ठीक है, ऐसे ही देखो, और अगर हम लोग बोले प, तो प हलंत, है ना, प हलंत जोर अ। जैसे हम बोले च हलंत जोर अ। यानी एक तरीके से सब में देखो आपको यहां पे स्वर की जरूरत पड़ती है। यानी यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे कि बिना अ के कोई भी व्यंजन वर्ण नहीं हो सकते। सभी व्यंजन वर्ण के सभी व्यंजन वर्ण में अ की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, सभी व्यंजन वर्ण में अ की जरूरत पड़ती है। तो आ जाओ, अब हम लोग इसको अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, देखो, जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में समझो, व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। यानी व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। यानी अ, आ, है ना, अ की उच्चारण, जैसे क में क जोर अ, है ना, हम लोग का ये सब क्या हुआ? ये क ख ग घ छ छ त त त भ भ, है ना, ये सब क्या हुआ? ये सब व्यंजन हुआ। ठीक है, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है ना। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे ख बोले तो ख जोर अ, है ना, तब बनेगा ख, है ना, ख हलंत जोर अ। कैसे बनेगा? प कैसे बनेगा? प हलंत जोर अ, है ना। सभी व्यंजन में हम लोग का स्वर छिपा होता है। ठीक है, यहां से ये क्लियर हो गया। अब समझो, व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है। स्वर वर्ण स्वतंत्र और व्यंजन वर्ण स्वर पर आश्रित होती है। मतलब व्यंजन जब बोलोगे ना, उसमें लगेगा वायु अंदर से आ रहा है, मुंह के अंदर से वायु निकल रहा है और वो मुख के किसी न किसी भाग से टकरा रहा होता है। ठीक है, उसे कहते हैं व्यंजन वर्ण। तो और हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितना होता है? 33। स्वर वर्ण स्वतंत्र होता है, यानी स्वर वर्ण को दूसरे वर्णों की सहायता नहीं चाहिए। लेकिन व्यंजन वर्ण, है ना, स्वर वर्ण आश्रित होता है, क्योंकि हर एक व्यंजन में स्वर छिपा होता है। ठीक है, अब समझो, व्यंजन वर्णों में को 3 भागों में विभक्त किया गया है। व्यंजन वर्ण को 3 भाग में बांटा गया है। स्पर्श, अंतःस्थ, है ना, सबसे पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा उष्ण व्यंजन। जैसे हम लोग स्वर, है ना, वर्ण को कुल मिला के कितने भाग में बांटे थे? 2 प्रकार से, है ना, वर्ण को 2 प्रकार, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के कितने प्रकार? 3 प्रकार। कौन कौन सा? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ऐसे ही हम लोग व्यंजन को भी 3 प्रकार से बांटे। सबसे पहला स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कुल मिला के कितने हो गए? 25। और ये कितने हो गए? अंतःस्थ 4। और ये कितने हो गए? 4। कुल मिला के कितने हो गए? जोड़ लो, है ना।
8 और ये 5 33। ठीक है, तो आपको क्या बोले, स्वर व्यंजन की संख्या कितनी है, 33 है, और ये यहाँ पे 33 हम लोग का पुर गया। ठीक है, 33 हमारे पास व्यंजन हो गए, स्पर्श, अंतःस्थ और उष्ण व्यंजन। अब आ जाओ स्पर्श व्यंजन को सबसे पहले समझते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन सबसे पहला प्रकार, व्यंजन का सबसे पहला प्रकार स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन। तो एक तरीके से देखो स्पर्श व्यंजन को, स्पर्श का मतलब क्या होता है, स्पर्श का मतलब होता है छूना। ठीक है, छूना, टच करना किसी को, यानी एक तरीके से इसके उच्चारण में है ना, इसके उच्चारण में वायु है ना मुख के किसी न किसी, है ना, किसी न किसी हिस्से को स्पर्श करती है ना, स्पर्श व्यंजन इसलिए इसका नाम है। जब बोलोगे ना तो वायु जो होगा ना मुख के किसी न किसी भाग को टच करेगा। ठीक है, वायु जो है ना मुख के किसी न किसी भाग को टच करेगा, इसलिए इसको कहते हैं चलो समझो इसके उच्चारण में वायु मुख के किसी न किसी हिस्से को टच करती है। जैसे इसमें क्या क्या होता है देखो समझो, इसमें होता है क वर्ग, क ख ग घ अंग, च वर्ग, च छ ज झ ञ, ट वर्ग, ट ठ ड ढ न, त वर्ग, त थ द ध न, और प वर्ग, प फ ब भ म। यानी इन सब में कितने कितने वर्ण हुए, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, 5 वर्ण हुए, यानी कुल मिला के कितने हो गए स्पर्श व्यंजन, 25। यानी ये 25 हम लोग का क्या हो गया, ये 25 हम लोग का स्पर्श व्यंजन हो गया, स्पर्श व्यंजन हो गया। और यहीं से बनता है उच्चारण स्थान। ठीक है, कि क का उच्चारण स्थान क्या है, प का उच्चारण स्थान क्या है, स्पर्श वायु मुख के कौन से हिस्से को टच करता है, स्पर्श करता है, उसी से उच्चारण स्थान बनता है। ठीक है, जो कि हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी देखो स्पर्श व्यंजन को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। ठीक है, जिस व्यंजनों के उच्चारण करते समय जीभ जो है मुख के किसी भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत है ना अथवा ओठ से स्पर्श करती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी जीभ या वायु जो है ना मुख के किसी ना किसी हिस्से को स्पर्श करती है, चाहे वो हिस्सा होगा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओठ, है ना, स्पर्श करती है, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग स्पर्श व्यंजन है। इसके उच्चारण प्रमुख क्रमशः जो है क वर्ग का उच्चारण कंठ से, है ना, च वर्ग का उच्चारण तालु से, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से, ट वर्ग का उच्चारण स्थान, त वर्ग का दंत और प वर्ग का ओठ से इत्यादि से जीभ के अग्रभाग से स्पर्श से होती है। मतलब इस सब का उच्चारण इन सब चीजों से होता है। ठीक है, क्लियर है। तो एक तरीके से ये स्पर्श व्यंजन हो गया। अब समझो ये वाला पार्ट जो है ना, कोई बात नहीं, ये वाला पार्ट हम आपको कल पढ़ाएंगे, ये वाला पार्ट। ठीक है, उच्चारण स्थान से संबंधित अलग से क्लास। अब बस थोड़ा देर और समझना है आप सबको। एक और क्या है, अंतःस्थ व्यंजन। क्या है, अंतःस्थ व्यंजन, यानी व्यंजन का दूसरा प्रकार, है ना, व्यंजन का दूसरा प्रकार। अंत का अर्थ क्या होता है, अंत का अर्थ होता है अंदर, भीतर, है ना, नाम से क्लियर है, अंतःस्थ व्यंजन। वायु भीतर ही रहेगा, है ना, उच्चारण के समय व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे, उसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे बोल के देखो, य, र, ल, व, लगेगा मुख के अंदर से ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो यही चार हम लोग का अंतःस्थ व्यंजन है। इन्हें स्वर और व्यंजनों के बीच स्थित माना जाता है।
तो अंतःस्थ व्यंजन क्या हुआ, अंतःस्थ, नाम से क्लियर है, अंतः मतलब अंदर ही रहता। स्पर्श व्यंजन क्या था, मुख के वायु या जीभ जो है मुख के अलग अलग हिस्से को स्पर्श करती है, इसलिए उसका नाम था स्पर्श व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन क्या हुआ, एक तरीके से मुख के अंदर ही लगता है बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे उसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, जैसे य, र, ल, व, यही 4 अंतःस्थ व्यंजन हुआ। उसके बाद उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन नाम से क्लियर है, उष्म, उष्म का मतलब क्या होता है, उष्मा, ऊर्जा, है ना, उष्म का अर्थ होता है गर्म, है ना, उष्मा गर्म। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा जो है मुख के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी पैदा कर दे उसे उष्म कहते हैं, है ना, मतलब इसमें क्या होता है, उष्म यानी वायु जो निकलता है मुंह से, हवा कहीं ना कहीं मुख से टकराता है, उष्मा पैदा कर देता है, गर्माहट पैदा कर देता है, इसलिए इसका नाम है उष्म व्यंजन, ठीक है। और तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, बोल के देखो, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, है ना, बोलोगे तो लगेगा घर्षण हो रहा है, थोड़ा सा उष्मा पैदा हो रहा है ना, जिसका उच्चारण घर्षण के उपरांत उष्म वायु निष्कासन से होता है, इसलिए इसका नाम है उष्म व्यंजन। तो बाबू एक चीज बताओ, आपको यहाँ पे व्यंजन के 3 प्रकार हम आपको बताए। सबसे पहला स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन क्लियर है, स्पर्श होता है मुंह के किसी ना किसी हिस्से को स्पर्श करता है जीभ, इसलिए इसका नाम है स्पर्श व्यंजन, और इसमें 25 होता है, ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। अंतःस्थ व्यंजन, इसमें लगता है क्या है ना कि एक तरीके से वायु मतलब एक तरीके से व्यंजन का उच्चारण स्थान, उच्चारण जो है ना मुंह के अंदर ही हो रहा है, ठीक है, इसकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व, है ना। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन क्या होता है, उष्मा गर्मी पैदा करती है बोलने में, जैसे तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ठीक है, तो ये भी 4 होता है। अब यहाँ पे कुल मिला के 33 हम लोग का व्यंजन हो गया, ये भी आपको हम पढ़ा दिए, ठीक है, ये भी आपको हम पढ़ा दिए। अब एक बचा क्या था हम लोग का, देखो संयुक्त व्यंजन था, देखो यहां पे हम लोग पढ़े थे एक संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हम लोग पढ़े थे, अक्षर, तरह, ज्ञ और सरा को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो अब आ जाओ वो भी संयुक्त व्यंजन को भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन देखो, संयुक्त वर्ण क्या होता है, अक्षर, तरह, ज्ञ और स्वर, है ना, अक्षर, तरह, ज्ञ और स्वर को संयुक्त वर्ण कहते हैं। 4 संयुक्त वर्ण की संख्या कितनी, अक्षर, तरह, ज्ञ और स्वर, है ना, ये होता है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त वर्ण, है ना। यह व्यंजन के मेल से बने होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन, व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे अक्षर कैसे बनता, क और स, है ना, इससे बनता है अक्षर। त्र कैसे बनता है, त और र, त्र। ज्ञ कैसे बनता है, ज और य। स्र कैसे बनता है, स और र, से स्र बन गया, है ना। तो संयुक्त व्यंजन क्या हुआ, 4 होते हैं, अक्षर, तरह, ज्ञ और स्र, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। ये क्या होता है, 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इसलिए इसका नाम है संयुक्त व्यंजन। अब उसके बाद कुछ छोटा छोटा चीजें हैं जो हम आपको पढ़ा देते हैं, ठीक है, जो आपको हम पढ़ा देते हैं। लिपि क्या होता है, लिपि क्या होता है। अब जैसे देखो, आप सब लोग अपना अपना एग्जाम देते होगे, ठीक है, आप मान लो अगर जैसे हिंदी का एग्जाम देते होगे, है ना, उसमें आपको लिखना होता है कौन से लिपि में आप एग्जाम दोगे, है ना, कौन से लिपि में आप एग्जाम दोगे, है ना, कौन से लिपि में आप एग्जाम दोगे। तो वहां पे आप क्या लिखते हो, वहां पे आप लिखते हो लिपि में, अगर आपको हिंदी में लिखना होता है वो, तो आप देवनागरी लिखते होगे, है ना, देवनागरी लिखते हो। तो ये देवनागरी क्या हुआ, यही देवनागरी हमारा लिपि हुआ। जैसे इंग्लिश में लिखते होगे, है ना, इंग्लिश में आपको अगर लिखना होगा तो इंग्लिश में आप क्या लिखते हो, है ना, इंग्लिश का लिपि क्या लिखते हो, इंग्लिश में लिखते हो रोमन, है ना, रोमन, ठीक है। तो हर भाषा का अपना अपना एक लिपि होता है ना, हर भाषा का अपना अपना एक लिपि होता है, समझो इस चीजों को। ज्यादातर भाषा में क्या होता है ना, हम लोग लिखते कैसे हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं, है ना, मोहन एक अच्छा लड़का है। तो हम लोग यहां पे क्या देखें कि हम लोग ऐसे लिख रहे हैं इस तरफ, है ना, मोहन एक अच्छा लड़का है। हम लोग ज्यादातर भाषा जो होता है इस तरफ से, है ना, यानी इस तरफ से इस तरफ हम लोग लिखते हैं, दाएं से बाएं हम लोग लिखते हैं, ठीक है।
अब देखो, किसी भी भाषा के लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग लिपि कहते हैं। ये सब क्या हुआ, ये सब हम लोग का चिन्ह ही तो हुआ, ओ है ना, ये चिन्ह हुआ, आ ये सब चिन्ह हुआ, ए बी सी डी, जिस भाषा के जो जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं लिखने के लिए उसे हम लोग लिपि कहते हैं। जैसे ये क्या हुआ, देवनागरी लिपि हुआ, ये सब देवनागरी का चिन्ह हुआ, इसलिए इसे हम लोग हिंदी के देवनागरी लिपि हम लोग इसको कहते हैं। ये रोमन हुआ, ये रोमन, ठीक है। चलो आप अब देखो, किसी भाषा को लिखने के ढंग या लिखावट को हम लोग लिपि कहते हैं। कोई भाषा में कैसे हम लोग लिखते हैं या लिखावट कैसी है उसको हम लोग लिपि कहते हैं। देखो, संसार की अधिकतम लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती है, ज्यादातर भाषा बाएं से दाएं लिखी जाती है, ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। लेकिन एक चीज और जानो, फारसी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। फारसी लिपि जो होता है ना, फारसी, वो ऐसे लिखी जाती है, इस तरफ से, है ना, इस तरफ से, है ना, राम आम खाता है वह स्कूल जाता है, ऐसे लिखा जाता है। यानी फारसी लिपि कैसे लिखी जाती है, इस तरफ से, ऐसे। हम लोग हिंदी कैसे लिखते हैं, ऐसे। इंग्लिश भी ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन उर्दू ऐसे लिखा जाता है, फारसी, है ना, फारसी लिखा जाता है दाएं से बाएं, यानी ऐसे। अब चीनी जापानी लिपि ऊपर से नीचे लिखी जाती है। अब देखो, चीनी और जापानी भाषा क्या होता है ना, चीनी और जापानी भाषा, है ना, चीनी और जापानी भाषा क्या होता है, वो ऐसे लिखा जाता है ना, राम आम खाता है, ऐसे, वह स्कूल जाता है, ऐसे करके लिखा जाता है, ऊपर से नीचे लिखा जाता है ये सब, ठीक है ना। गजब का बात। हिंदी और इंग्लिश कैसे लिखा जाता है, ऐसे। ज्यादातर विश्व की भाषाएं जो है वो हम लोग दाएं से बाएं लिखते हैं, फारसी दाएं से, हम लोग बाएं से दाएं लिख देते हैं, है ना। हम लोग जो ज्यादातर भाषा बाएं से दाएं, है ना, ज्यादातर हम लोग बाएं से दाएं लिखे, लेकिन फारसी दाएं से बाएं लिख देते हैं, ठीक है। और चीनी जापानी ऊपर से नीचे लिखते हैं। अब देखो, कुछ कुछ भाषा का क्या क्या लिपि होता है। जैसे हिंदी और संस्कृत का लिपि क्या हो गया, देवनागरी। पंजाबी भाषा का गुरुमुखी लिपि। उर्दू और फारसी का लिपि फारसी। अरबी का लिपि क्या होता है, अरबी, है ना। बंगला का लिपि क्या होता है, बंगला। अंग्रेजी का लिपि क्या होता है, रोमन। जर्मन का लिपि रोमन। फ्रेंच का लिपि रोमन। स्पेनिश का लिपि रोमन, ठीक है। ये क्लियर हो गया, लिपि वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। आपका हिंदी भाषा का कौन सा लिपि है, तो रोमन, है ना। हिंदी भाषा का, सॉरी, देवनागरी। इंग्लिश का रोमन, ठीक है। ये आपका क्लियर है। अब चलो, 2 पॉइंट और मात्र देखना है और हम लोग का ये खत्म हो जाएगा क्लास, ठीक है। एक है अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है, इससे भी संबंधित सवाल पूछा जाता है। देखिए, श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन को 2 भाग में बांटते हैं ना, श्वास वायु, है ना। उच्चारण में जो समय लगता है ना, उच्चारण में जो दूसरे वर्ण की सहायता होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग व्यंजन को 3 प्रकार से बांट दिए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन को 2 प्रकार से बांटे। सबसे पहला अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। मतलब कितना श्वास की जरूरत होती है। अल्प प्राण यानी कम हम लोग को प्राण लगता है, कम हम लोग को जोर लगता है, उसको कहते हैं अल्प प्राण। महाप्राण किसको कहते हैं, जिसमें ज्यादा प्राण लगता है, बोलने में ज्यादा समय लगता है, ठीक है। तो देखो, अल्प प्राण और महाप्राण, बस यही है, ठीक है। अल्प प्राण किसे कहते हैं, सिंपल शब्द में समझते हैं, अल्प प्राण, ठीक है। अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम, है ना, वर्ण अल्प प्राण होता है। यानी क, ये वर्ग अपने पास कितने होते हैं, 5, है ना। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, है ना। क वर्ग ये हुआ, च वर्ग ये हुआ, ट वर्ग ये हुआ, त वर्ग ये हुआ और प वर्ग ये हुआ। तो प्रत्येक वर्ग के, है ना, 5 वर्ग हुए। प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम, यानी प्रथम, तृतीय और पंचम, ठीक है। प्रथम, तृतीय और पंचम, प्रथम, तृतीय और पंचम, प्रथम, तृतीय और पंचम, प्रथम, तृतीय और पंचम। इस वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं, इस वर्णों को हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। बोलने में देखो कम समय, क, है ना, च, उसी को देखो इसमें ज्यादा समय लगता होगा, ख में, ख ज्यादा समय लग रहा है, क तुरंत बोल देते हैं। तो जिसमें कम समय लगता है ये होता है प्रथम, तृतीय और पंचम, इसको कहते हैं अल्प प्राण। एक इसमें अंतःस्थ व्यंजन भी आता है, य, र, ल, व, है ना। ये इसमें भी क्या होता है, लगता है व्यंजन मुंह के अंदर ही रह गया, य, र, ल, व, है ना। अल्प प्राण, कम समय में हम लोग बोल देते हैं। तो यानी कुल मिला के अपने पास कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 तिया 15, है ना, 15 ये, है ना, 15 और 4 हमारे पास 19 हम लोग का क्या हो गया, अल्प प्राण हो गया। अब देखो, महाप्राण क्या होता है, जिसमें ज्यादा समय लगता है। जैसे देखो, प्रत्येक वर्ग के, है ना, द्वितीय और चतुर्थ, है ना, ख, द्वितीय, चतुर्थ, द्वितीय, चतुर्थ,
द्वितीय चतुर्थ, द्वितीय चतुर्थ। जो इसमें नहीं था वो इसमें आ गया। ठीक है, तो हम लोग का यहां पे हो गया। इसको बोलने में देखो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। ख, छ, थ, थ, फ। और उष्म व्यंजन, इसमें भी थोड़ा सा ज्यादा घर्षण होती है, बोलने में ज्यादा समय लगता है। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। ठीक है, तो ये हम लोग का महाप्राण हो गया। समझ में आ गया? तो इसकी संख्या कितनी हो गई? 5 5 10 है ना, 10 और 4 14 है ना, 10 + 4 14। समझ लो अल्प प्राण क्या हुआ? अल्प प्राण हुआ जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास यानी प्राण जो है वायु की मात्रा कम होती है उसे अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। जिसमें कम समय लगता है बोलने में उसे अल्प प्राण कहते हैं। और दूसरे शब्दों में जिन ध्वनि के उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे देखो क है ना, क बोलने में हकार की ध्वनि सुनाई दिया नहीं, लेकिन ख बोलते ख, ख है ना, छ है ना, सब में ह की ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन अल्प प्राण वाला प्रथम, तृतीय और पंचम, इसमें ह की ध्वनि नहीं सुनाई देगा। तो अल्प प्राण में यह हो जाता है प्रथम, तृतीय और पंचम, और अंतःस्था में य र ल व। ठीक है, यह हो जाता है अल्प प्राण। महाप्राण क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा अधिक होती है, अर्थात जिसके उच्चारण में हकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है उसे महाप्राण कहते हैं। इसमें बोलोगे द्वितीय और चतुर्थ। जैसे देखो ख, घ, छ, झ, ठ, थ, द, थ, ध, फ, भ, है ना, सब में हकार की ध्वनि सुनाई दे रही है। ठीक है, और उष्म व्यंजन तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। ठीक है, ये हम लोग का महाप्राण हो गया। तो अल्प प्राण और महाप्राण क्या हुआ ये समझ गए? अल्प प्राण में हम लोग का है ना, अल्प प्राण और महाप्राण समझ गए। ठीक है, अल्प प्राण एक बार हम बस अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण में क्या हुआ? प्रथम, तृतीय और पंचम। ठीक है, और प्लस में य, र, ल, व, है ना, य, र, ल, व। यही हो गया अल्प प्राण। उसके बाद महाप्राण में क्या आया? महाप्राण में क्या आया? वर्ण के द्वितीय और चतुर्थ, और उसके बाद में उसके साथ में तालव्य स है ना, मूर्धन्य स और दंत स और ह। ठीक है, ये हम लोग का हो गया अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, इसमें हम लोग को कम वायु लगती है ना, कम वायु लगती है, अल्प वायु, अल्प वायु लगती है। ठीक है, इसमें हम लोग का क्या होता है? ज्यादा वायु लगती है। ठीक है, ज्यादा बोलना पड़ता है, ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, ये होता है महाप्राण। ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण क्लियर है? क्लियर है? बहुत 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 जरूरी चीज है, इससे एग्जाम में सवाल पूछता है। पिछले साल देखना कितना सवाल पूछा गया है। अब एक लास्ट मात्र टॉपिक, अंतिम टॉपिक, घोष और अघोष वर्ण, है ना। घोष और अघोष वर्ण क्या होता है ना, घोष और अघोष वर्ण। ठीक है, घोष और अघोष, एक है घोष और दूसरा है अघोष। अघोष, ठीक है। घोष को ही हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग सघोष भी बोलते हैं, है ना, स्वघोष, सघोष। ठीक है, अब देखो संपूर्ण स्वर और व्यंजनों के को स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है ना। स्वर और व्यंजन को जो बोलते हैं तो स्वर तंत्री में, है ना, हम लोग जो बोलते हैं अलग अलग तंत्र जो है मुख जीव है ना, इस समय कितना कंपन होता है उसके आधार पर दो भाग में बांटे हैं। सबसे पहला घोष और दूसरा अघोष, है ना, घोष और अघोष। घोष को ही सघोष भी कहते हैं। ठीक है, दो पार्ट में बांटे हैं। अब देखो वो दो पार्ट को ही हम लोग अच्छे से थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं घोष या सघोष क्या होता है ना। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे घोष या सघोष कहते हैं, है ना। मतलब जिसमें स्वर तंत्रियों में कंपन होती है। घोष क्या हुआ? जिसमें कंपन होती है स्वर तंत्री में, है ना, कंपन होती है।
ठीक है, कंपन होती है तो हम लोग का हो गया घोष। जैसे देखो सभी स्वर, जितने भी स्वर आते हैं वो सब हो जाएगा, ओ आ हर्ष इधर गई हर्ष उधर गौ री ए आई ओ, है ना। घोष में हम लोग का सभी स्वर हो गया। प्रत्येक वर्ग के तृतीय चतुर्थ और पंचम, है ना, ये तृतीय, है ना, चतुर्थ और पंचम, ये हम लोग का घोष में आ जाता है। घ ग झ अह, है ना, ज झ यह, ड ढ न, द ध न, प फ म, है ना। तो ये हम लोग का हो गया घोष वर्ण, है ना। प्रथम सॉरी तृतीय चतुर्थ और पंचम, ये जितने भी वर्ग है ना, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग का तृतीय चतुर्थ और पंचम, ये हम लोग का आ जाता है घोष में। उसके बाद अंत अस्थ व्यंजन और ह, य र ल व और ह, ये हम लोग का आ जाता है घोष वर्ण में। और अघोष में क्या आया, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, कंपन नहीं होती है, ठीक है, कंपन नहीं होती है, नहीं होती है। इसमें क्या क्या आया, इसमें आया सभी स्वर, है ना, सभी स्वर इसमें आ गया, ठीक है। उसके बाद तृतीय चतुर्थ और पंचम, ठीक है। और उसके बाद में य लव ह, है ना, इसमें क्या आया, य लव ह, य र ल व और लास्ट ह, इतने ही होते हैं घोष वर्ण, ठीक है, इतने ही होते हैं घोष। और अघोष में क्या हो गया, क्या क्या आ गया कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण, है ना, प्रथम और द्वितीय वर्ण, है ना, प्रथम और द्वितीय वर्ण, यानी एक तरीके से इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या, अक्षर प्रथम और द्वितीय, ठीक है, हर वर्ग के। उसके साथ में तालव्य स मूर्धन्य स दंत स, है ना, इसमें क्या आ जाता है, तालव्य स और दंत स, ठीक है, ये हम लोग का आ जाता है, ये हो जाता है घोष वर्ण, ठीक है, अघोष, ठीक है, घोष और अघोष समझ गए। घोष वर्ण अगर हम आपसे पूछ ले बाबू कि बताओ बताओ, यहाँ पे हम आपसे कुछ अगर सवाल पूछ ले कि बताओ ये जो है ना, ये जो है क जो है ना, क जो है ये कौन सा है, घोष है या अघोष है, क जो है घोष है या अघोष है, तो आप सिंपल पहचान लगे क कवर का प्रथम है, प्रथम और द्वितीय हम लोग का इसमें आ जाएगा, तो ये हो गया अघोष, ठीक है। हम आपसे पूछेंगे बाबू ह कहाँ पे आता है, हो ह हम लोग का घोष है या अघोष है, तो ह बोलोगे, देखो ह इसमें आया है तो बोल दोगे घोष है भैया ये, ठीक है, ये घोष है। अगर हम आपसे पूछ ले बाबू बताओ ये स्व कहाँ पे आता है, स्व, तो स्व हम लोग का अघोष वर्ण है, कौन सा वर्ण है, अघोष है। अगर हम आपसे पूछ ले बाबू कि बताओ प कहाँ पे आता है, प, है ना, प, तो प्रथम और द्वितीय हम लोग का अघोष में आता है, तो अघोष हो गया, ठीक है, समझ में आया, ऐसे करके बना लोगे, बना लोगे ना। तो बस यही कुल मिला के पूरा का पूरा आपका टॉपिक हुआ। आओ एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा रिवाइज करने में, आसानी से हम लोग रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट में। देखो सिंपल, वर्ण हम लोग क्या जाने, वर्ण के बारे में बाबू देखो हम पूरा मेहनत से शिद्दत से पढ़ाए हैं, सबको समझ में आया तो सभी लोग लाइक कर लो सबसे पहले, ठीक है, बहुत मेहनत लगा है ना, तभी से आए हैं, तब से बोलते रहें लगातार, ठीक है। आओ जाओ एक बार समझ लो, वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, जैसे अ हर्षई क प, ये सबको क्या तोड़ोगे, नहीं तोड़ पाओगे ना। अब देखो शब्द क्या होता है, या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। जैसे कोई भी हम लोग का व्यंजन जो होता है उसमें क अगर बोले तो कहलंत जो र, प बोले तो पहलंत जो अ, म बोले तो मोहलंत जो अ, तो हम लोग का जैसे कोई शब्द कैसे बनेगा, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनेगा, जैसे राम बना तो र हलंत जोर आ, म हलंत जोर अ, राम बना, ठीक है। तो वर्ण और शब्द समझ गए। वर्ण होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। शब्द होता है वर्णों के मेल से बने को शब्द कहते हैं, ठीक है। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों का माला, जैसे मोती का माला होता है ना, मोतियों का समूह को मोती का माला कहते हैं, ऐसे ही शब्दों के समूह, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में जितने भी वर्ण हैं उन सब के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में कुल मिला के 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 52, 52। अब देखो 52 वर्ण में से स्वर की संख्या क्या हो गई, 11 हो गई, अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री ए आई ओ औ, है ना, ये हम लोग का स्वर हो गया। अयोग्बा हो गया, अंग रह अयोग्बा हो गया, ठीक है।
इसके बाद हम लोग पढ़े थे बाबू 25 हम लोग का स्पर्श व्यंजन होता है, ठीक है, 25 हम लोग का स्पर्श व्यंजन होता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। बाकी 12 हम लोग ये भी पढ़े थे, ठीक है, और 2 हम लोग का लास्ट जो है ये भी हम लोग पढ़े थे, ठीक है। कुल मिला के इतने ही हम लोग का वर्ण था। अब देखो पढ़े हैं कि वर्णों के प्रकार 2 प्रकार का होता है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, है ना। स्वरों की संख्या 11, व्यंजनों की संख्या 33, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। उसके बाद स्वर क्या होता है, वे वर्ण जिसके उच्चारण में दूसरों वर्णों की सहायता के बिना होता है, इसमें दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लगती है, ठीक है। स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री ए ऐ ओ औ, ठीक है। उसके बाद देखो स्वर के प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार। हस स्वर 1 मात्रा का समय लगता है, जैसे अ ई उ री, है ना। दीर्घ स्वर देखो 2 मात्रा का समय लगता है, यानी हस स्वर के दुगुना समय लगता है। ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे आ दीर्घई दुर्गौ ए ऐ ओ औ, ठीक है। प्लू स्वर में 3 मात्रा का समय लगता है ना, यानी सबसे ज्यादा समय लगता है। इसका प्रयोग पुकारने के लिए होता है, जैसे ओम, राम, मोहन, है ना, कोई दूर खड़ा है उसको पुकारने के लिए प्रयोग करते हैं, 3 मात्रा का समय लगता है। तो स्वर के 3 प्रकार समझ गए, है ना। स्वर के 3 प्रकार हस, दीर्घ और प्लूत। उसके बाद आ जाओ हम लोग पढ़े अयोगबा। अंग और अ को अयोगबा कहते हैं। अयोगबा के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। अंग को अनुस्वार, अह को विसर्ग, है ना। और अयोगबा के जो 4 प्रकार थे वो चारों प्रकार आपको हम बताए हैं, वो 4 प्रकार आपको यहां पे, है ना, बताए हुए हैं। वो 4 प्रकार है, अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग और निर्नुनासिक, ठीक है। उसके बाद देखो व्यंजन, वे वर्ण जिसके उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, यानी इसमें व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। और जैसे क बोले तो क हलंत जोर अ, है ना, हर हमेशा व्यंजन वर्ण स्वर की जरूरत पड़ती है। स्पर्श व्यंजन इसमें से सबसे पहला स्पर्श व्यंजन था, यानी स्पर्श का मतलब छूना होता है, ठीक है, यानी टच, यानी जीव जो है मुख के अलग अलग हिस्सों को टच करती है, इसलिए इसका नाम है स्पर्श व्यंजन। त्वर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये हम लोग का 25 स्पर्श व्यंजन हुआ। उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन, यानी हवा मुख के अंदर ही रह जाता है, इसलिए उसका नाम है अंतःस्थ व्यंजन, है ना, मतलब लगता है व्यंजन मुंह के अंदर ही बोला जा रहा है, य र ल व, है ना। उसके बाद हम लोग का था क्या चीज, हम लोग का यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद हम लोग का लास्ट था क्या चीज, उष्ण व्यंजन, यानी उष्मा, जिसमें वायु टकराती है मुख के अलग अलग हिस्से से, है ना, इसमें, इसलिए उसका नाम है उष्ण व्यंजन। इसमें आता क्या क्या चीज, तालव्य, समूर्धन्य, दंश, ह, ठीक है। उसके बाद संयुक्त व्यंजन पढ़े थे। संयुक्त वर्ण 2 व्यंजनों के मेल से बनता है, जिसका नाम है अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिपि पढ़े। भाषा के जो है ना लिखने या लिखावट की ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी का देवनागरी, इंग्लिश का रोमन लिपि होता है, ठीक है। अल्प प्राण और महाप्राण पढ़े हैं, तो अल्प प्राण और महाप्राण भी हम लोग जान लिए हैं कि प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम को अल्प प्राण कहते हैं। यौरा लव हल अल्प प्राण हुआ, अल्प वायु लगती है इसके लिए इसका नाम है अल्प प्राण। महाप्राण होता है द्वितीय और चौथा, है ना, मतलब हर वर्ग के द्वितीय और चौथा वर्ण महाप्राण होता है, और ये तीनों स्व और ह अल्प प्राण है, ठीक है। उसके बाद पढ़े घोष और अघोष वर्ण, ठीक है। कंपन होती है इसलिए इसका नाम है घोष, कंपन नहीं होती है इसलिए अघोष, है ना। अब देखो सभी स्वर जितने होते हैं सभी घोष हो गए। तृतीय, चतुर्थ और पंचम हम लोग का घोष में आ गया। यौर, लव, ह ये हम लोग का घोष में आ गया। उसके बाद प्रथम और द्वितीय, है ना, क और ख, च और छ, है ना, ट, ठ, है ना, प, फ, है ना, ये सब हम लोग का हो गया अघोष में। और तीनों अपने लोग का सौ जो है ये हम लोग का आ गया अघोष में। क्लियर, क्लियर। तो हम आपको यहाँ पे पूरा प्रयास किए कि हम आपको स्वर और व्यंजन वर्ण को बढ़िया से पढ़ा दें, ठीक है। हम आपको अच्छे से पढ़ा दिए हैं, हम मेरे से जितना हो पाया। देखो बाबू मेरा खांसी थोड़ा सा अभी था, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लगातार बोलते रहे। तब से 1 मिनट के लिए भी हम चुप हुए हैं, कभी नहीं हुए हैं, क्योंकि मेरा ये है ना कि हमको YouTube का सबसे बेस्ट लेक्चर इसको बनाना है, ठीक है। मेरे मन में बस इतना ही था, और कुछ मेरे मन में इफ और कुछ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है दुनिया में, बच्चे कितने देख रहे हैं, वो सब कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। बच्चे 2 देख रहे हैं, 1000 देख रहे हैं, एक बार हम क्लास में नहीं बोले होंगे बच्चे शेयर करो, ठीक है, नहीं बोले। ये सब आप लोग का काम बनता है, फर्ज बनता है कि आप लोग को कंटेंट अच्छा लगता है और बच्चों तक पहुंचाओ, इसको लाइक करो, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ये सब आपका खुद का फर्ज बनता है, ठीक है। मेरा बस काम था कि अच्छे से पढ़ाना और हम आपको अच्छे से पढ़ाए, ठीक है।
अब आप सबको कैसा लगा इस लाइव के बाद नीचे कमेंट जरूर करना आप सब लोग, ठीक है, क्योंकि हम इसको बेस्ट लेक्चर यूट्यूब का बनाना चाहते थे और मेरे हिसाब से ये हो पाया मेरे से। अब आप लोग ये बताओगे कि आपके लिए ये बेस्ट लेक्चर साबित हुआ या नहीं हुआ, ये आप बता सकते हो, ठीक है। ठीक है, एक बार आप इन सब चीज़ों को कॉपी में नोट डाउन करोगे, बारी बारी से देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी। नोट डाउन कर लेना। कल हम आपको एक उच्चारण स्थान वाला चीज़ पढ़ा देंगे। अस्पर्श व्यंजन में जो उच्चारण स्थान आता है ना, उससे सवाल बहुत ज़्यादा एग्जाम, सबसे ज़्यादा सवाल वर्ण विचार में सवाल बनती है तो वही उच्चारण स्थान। कल के क्लास से आपको 3 मार्क्स तो लगभग क्लियर हो जाएगा, 3-4 मार्क्स का क्लियर हो जाएगा कल की क्लास से, ठीक है। तो कल हम आपको उच्चारण स्थान वाला पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे, ठीक है। चलो, तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, ठीक है। आप सब लोग एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। हम पीडीएफ वहाँ भी दे देंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे भी पीडीएफ, प्रैक्टिस वाला जो पीडीएफ देंगे, ये पीडीएफ नहीं, प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ हम आपको अलग से देंगे, ठीक है। तो वो पीडीएफ आपको काम देगा, आज नहीं कल देंगे, है ना। पहले एक बार टॉपिक खत्म हो जाएगा तब तो प्रैक्टिस के लिए सवाल देंगे, तब तो इससे हम क्वेश्चंस बना के आपके सामने लाएंगे, है ना। चलो, तो कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं। आज के इस क्लास में बस इतना ही। चलो बाय बाय, टाटा। और सब बच्चों को कल बुला के लाना, ठीक है, और सबके साथ शेयर कर लो, स्टेटस लगा लो थोड़ा सा, है ना, ताकि सब बच्चे जाने इस क्लास को, है ना। सब लोग स्टेटस थोड़ा सा लगा लो इन सब चीज़ों को, ताकि और सब बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए। चलो टाटा बाय बाय।